हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है और एथिक्स कमेटी के बारे में। न्यूज़ में क्यों? न्यूज़ में इसीलिए है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा जी को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्यों डिस्क्वालीफाई कर दिया गया? उन पर एलिगेशन थी कि उन्होंने ब्राइब लेके एक पॉलिटिशियन जिन्होंने इनको ब्राइब दी, पैसे दिए, महंगे महंगे गिफ्ट दिए और इनकी जो पार्लियामेंट की सबके पास में अलग अलग आईडी होती है, उस आईडी को लेके इन्होंने जो बिजनेसमैन थी उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जो अदानी ग्रुप के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अब अदानी ग्रुप के खिलाफ क्यों क्वेश्चन पूछे? बिकॉज के जो बिजनेसमैन थी उनकी और अदानी ग्रुप दोनों एक दूसरे के राइवलरी है, तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे जो अदानी ग्रुप के खिलाफ थे। फिर बाद में इन पे एलिगेशन लगे महुआ मोइत्रा जी के ऊपर कि इन्होंने पैसे लेके ऐसा काम किया है। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसेस थी वो चली एथिक्स कमेटी में। एथिक्स कमेटी ने अपना फाइनल वर्डिक्ट दिया कि वो रिकमेंडेशन दी लोकसभा को कि इन्होंने जो किया है वो गलत है और जो इन पे चार्ज लगे थे वो भी सही साबित हुए, तो इनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाए। फिर जब लोकसभा वापस सत्र बैठा तो सेशन बैठा तो इन पर जांच हुई, फिर इन पर वोटिंग हुई। वोटिंग में इनके खिलाफ ज़्यादा वोट पड़े और फाइनली इनको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया गया है। ये तो पूरी न्यूज़ थी। अब अपन एथिक्स कमेटी के बारे में जान लेते हैं। तो एथिक्स कमेटी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए अलग अलग है। राज्यसभा में इसकी स्थापना 1990 में हो गई थी, 1990s में हो गई थी। लोकसभा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 2015 में, 2015 में बनी है। अब इसका काम क्या है? ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी एथिकल कंडक्ट को देखने का काम करती है। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अनएथिकल बिहेवियर करता है या उसके खिलाफ शिकायत की जाती है कि उन्होंने अनएथिकल एक्ट किया है, ठीक है, तो ये जो कमेटी है एथिक्स कमेटी ये इसकी जांच करती है और फाइनली जो भी अपना वर्डिक्ट होती है एज ए रिकमेंडेशन, अपना जो वर्डिक्ट होती है उसको फाइनल रिकमेंडेशन के रूप में देती है, मतलब सिफारिश के रूप में। इसको मानना नहीं मानना वो लोकसभा के पास है, तो ये रिकमेंडेशन की तरफ पार्लियामेंट के पास भेजती है और पार्लियामेंट इस पर, जो पार्लियामेंट है लोकसभा या राज्यसभा, वहाँ पर इस पर वोटिंग होती है। अगर वोटिंग में वो पाया जाता है कि जो बिहेवियर किया था वो गलत है, ज़्यादातर वोट उसका सपोर्ट है, तो उस पर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो लोकसभा में इसकी मेंबर है और टोटल 15 मेंबर है। लोकसभा में 15 मेंबर है और ये इनकी नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है इनको लोकसभा स्पीकर या अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा में टोटल मेंबर है 15 और इनको अपॉइंट किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में टोटल मेंबर है 10 और इनको जो अपॉइंट किया जाता है वो चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। इनका जो टर्म होता है वो 1 ईयर का होता है। 1 साल बाद में इनको रीअपॉइंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो डिपेंड करेगा लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर पर। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरमैन द्वारा इनको अपॉइंट या रिअपॉइंट करने का डिसीजन लिया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ ड्रग सेफ्टी अलर्ट अगेंस्ट यूज ऑफ मेफ्टॉल। न्यूज़ में क्यों है? मेफ्टॉल एक टेबलेट आती है जिसका यूज़ किया जाता है पेन किलर के रूप में। अब इनके खिलाफ एलिगेशन लगे है, मतलब जांच हुई है जिसमें पता चला है कि ये जो टेबलेट है मेफ्टॉल, इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन जो ड्रग्स सेफ्टी से रिलेटेड काम करने वाली एक संस्था है जिसका नाम इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है। जो ये पेन किलर है मेफ्टॉल, इनके जो यूज़ है उसमें साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका यूज़ कम से कम होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक अलर्ट जारी किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब जानते हैं मेफ्टॉल के बारे में। तो जो मेफ्टॉल है वो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। नॉन स्टेरॉइड मतलब स्टेरॉइड नहीं है। स्टेरॉइड क्या होता है? जो ड्रग्स होता है प्रॉपर ड्रग्स होता है, जो अपने एथलीट्स वगैरह होते हैं, देखो आपने सुना होगा कि स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं, वो प्रॉपर ड्रग्स होता है। और जो ये मेफ्टॉल है वो ड्रग्स नहीं है, ये नॉन स्टेरॉइड्स है और इनका यूज़ होता है वो एज ए पेन किलर होता है, ठीक है। और मेफ्टॉल इसकी मतलब क्या क्या शामिल है? इसमें मेफिनेमिक घटक शामिल है। मेफिनेमिक जो इससे जुड़े वो सारे घटक शामिल है। इनका यूज़ किस में होता है? मसल पेन हो रहा है, जो गर्ल्स में पीरियड्स होते हैं उस दौरान में जो पेन होता है उसको रोकने के लिए होता है, और भी कोई भी पेन हो रहा है उसमें इसका यूज़ होता है। हमारे दांतों में दर्द हो, सूजन हो, बुखार हो, ठीक है, कई सारी ऐसी बीमारियों में एज ए पेन किलर इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये तो सब अच्छी बातें हैं कि भाई ठीक है, इसका यूज़ तो अच्छा हो रहा है, पेन किलर के रूप में हो रहा है, रिलीफ दे रहा है, तो फिर इसके साइड इफेक्ट क्या है और मतलब इसको बैन क्यों किया गया है या फिर इसके खिलाफ अलर्ट क्यों जारी किया गया है? तो देखो इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो देखो ये जो टेबलेट है मेफ्टॉल, इसमें क्या वो mg होती ना, देखा होगा आपने कितने वो mg की है टेबलेट, तो इसमें जो इसका जो हैवी डोज की होती है। अब हैवी डोज की होने की वजह क्या है? किसी अगर आम टाइम किसी भी छोटी मोटी बीमारी हुई आपने मेफ्टॉल का यूज़ कर रहे हो, जिससे क्या होगा
इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है, एबनॉर्मल पेन होने लगता है, पेट दर्द हो सकता है, जो अपना माउथ होता है वो पूरी तरह शुष्क रह सकता है, अपने जो विजन होता है देखने की दृष्टि वो ब्लड हो सकती है, कम दिखाई दे सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या लो हो सकता है, ऐसी कई सारी साइड इफेक्ट देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि ड्रेस सिंड्रोम। अब ड्रेस सिंड्रोम क्या होता है कि अगर इसका ज़्यादातर अपन यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, साइड इफेक्ट या रिएक्शन ऐसे हो जाएंगे, ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे जो अपनी लाइफ टाइम के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि पूरी लाइफ के लिए पेन या दिक्कत कहो, प्रॉब्लम करो, या पूरी लाइफ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे इसमें साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। इन सब साइड इफेक्ट को देखते हुए फार्माकोपिया कमीशन द्वारा इस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब हम फार्माकोपिया कमीशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, फार्माकोपिया कमीशन है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये काम क्या करती है, ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त बॉडी। देखो, अलग अलग ऑटोनोमस बॉडी होती है, कोई इंडिपेंडेंस होती है, कोई किसी संस्था के अंतर्गत होती है, अटैच बॉडी होती है, तो अलग अलग प्रकार की बॉडी होती है। आप इसका जब पॉलिटी पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत देख लेना। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है, ये ऑटोनोमस मतलब स्वायत्ता बॉडी है। गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है, तो ऑटोनोमस बॉडी है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन आती है। ये जरूर याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है और कौन सी बॉडी है, किस टाइप की। तो ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आती है। इनके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। काम क्या करती है, ये ड्रग्स स्टैंडर्ड बनाती है, साथ ही साथ ड्रग्स से रिलेटेड जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी इस पर अलर्ट जारी करना था, ऐसे काम भी करती है। इसको ड्रग्स को पब्लिकली करने का काम करती है। इससे रिलेटेड जो भी शेयर होल्डर है और जो भी जुड़े हुए उनको ट्रेनिंग देने का भी काम करती है। ठीक है, ये सारे काम इसके द्वारा है। अब हम जान लेते हैं फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम के बारे में। हमारा एक फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम चलाया गया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो मेडिसिन की सुरक्षा, उसकी निगरानी कार्यक्रम के रूप में हुई थी। तो ये सब निगरानी का काम करती है। साथ ही साथ ये ड्रग्स का विश्लेषण करती है, ड्रग्स सेफ्टी के बारे में, ड्रग्स के रिलेटेड जो सेफ्टी होती है ना या अवेयरनेस, उसके से रिलेटेड भी काम करती है। अवेयरनेस का काम करती है, जो भी ये सारे काम होते हैं वो देखे जाते हैं फार्माकोपिया विजिलेंस प्रोग्राम के माध्यम से। ये प्रोग्राम चलाया गया है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये न्यूज़ थी पूरी। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है सेशल एक देश है, उसके बारे में। तो देखो, न्यूज़ में क्यों है, सेशल में अभी स्टेट इमरजेंसी लगाई गई है। अब क्यों लगाई गई, रीज़न जानना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट रहती नहीं है दरअसल। तो अपन सेशल के बारे में, उसके लोकेशन के बारे में जान लेते हैं। सेशल, इसकी लोकेशन की बात करें तो ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है। ये देखो अफ्रीका, इसके साइड में ये मेडागास्कर, इसके ऊपर यह सेशल लोकेटेड है। मेडागास्कर के नॉर्थ में, और अफ्रीका की बात करें तो इसके नॉर्थ ईस्टर्न में, और मेडागास्कर के भी नॉर्थन ईस्टर्न में ये सिचुएटेड है या लोकेटेड है। और हेमिस्फीयर की बात करें तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ये इक्वेटर, ये नीचे सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। और इसकी कैपिटल है माहे। इसकी ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो माहे में भी रहती है, माहे में ही रहती है। अब इंडियन ओशन कमीशन के बारे में बात करें, देखो ये न्यूज़ में भी रहता था पहले। तो इंडियन ओशन कमीशन, उसकी बात क्यों करनी है कि जान लो कि सेशल उससे जुड़ा हुआ है। तो इंडियन ओशन कमीशन में 5 देश है। कौन कौन से, सेशल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, फ्रेंच रियूनियन या इसे ला रियूनियन भी कहा जाता है। कौन कौन से 5 देश है, सेशल्स है, कोमोरोस है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है, फ्रेंच रियूनियन या ला रियूनियन। ये 5 नेशन है जो इंडियन ओशियन कमीशन के पार्ट है। ठीक है, अब इसमें कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। किसमें, हम सेशल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कई सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। जैसे इनका एक आइलैंड है अल्डवरा आइलैंड है। इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है। अल्डवरा आइलैंड है इनका, वो सेशल्स का ही पार्ट है। वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इनकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें जो फ्रेंच है वो सबसे पहले सेटल हुई थी 1770s में। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो माहे में रहते हैं, इनकी जो कैपिटल रीजन है। और इंडो सेशल्स जो इनकी जनसंख्या भी पाई जाती है, इंडो सेशल्स लोग हैं, इनकी जनसंख्या भी सेशल्स में पाई जाती है। तो लोकेशन मस्ट है, लोकेशन को जरूर देख लेना। ये अफ्रीका रहा, इस साइड में ये मेडागास्कर है, ऊपर इक्वेटर है, यहाँ पर सेशल्स है, इंडियन ओशियन रह गया। ठीक है, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोमोरोस है, मेडागास्कर, मॉरिशस, ला रियूनियन, इन सब की लोकेशन एक बार जरूर देख लेना। ये लोकेशन मस्ट है, लोकेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्ट्रेटेजिकली इनकी जो लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी लोकेशन। भारत इसके साथ में रिश्ते और भी बढ़ाना भी चाहता है। तो ये पूरा आर्टिकल था सेशल्स के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गूगल जेमिनी के बारे में।
तो न्यूज़ में क्यों है? दरअसल गूगल ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट या प्रोग्राम लॉन्च किया है जो मानव की तरह कार्य करेगा, जो ह्यूमन की तरह एक्ट करेगा, जिसका नाम है गूगल जेमिनी। तो देखो ये चैट जीपीटी की तरह ही होगा। आप चैट जीपीटी के बारे में तो आप सब जानते होंगे, इसका यूज़ भी किया होगा। तो चैट जीपीटी क्या है? एक ओपन एआई है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछो तो उसका वो आंसर देगा। और थोड़ा ये एडवांसमेंट की बात करें तो ये गूगल वाले क्लेम कर रहे हैं, गूगल जेमिनी वाले, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है या प्रोग्राम है वो चैट जीपीटी से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, चैट जीपीटी से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। और इसका यूज़ मोस्ट ऑफ चैट जीपीटी की तरह ही होगा, क्वेश्चन पूछना, उसका आंसर देना, ये सब होगा। बट थोड़ा ज़्यादा बाद में जब यूज़ करेंगे तब पता चलेगा। बट अभी तो कहा जा रहा है गूगल की ओर से कि ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। अब ये क्या करेगा? एक हेल्पर है, एक असिस्टेंट है, उसकी तरह ही कार्य करेगा। और ये लैंग्वेज पर भी कार्य करेगा। अगर आप C++, जावा, इन लैंग्वेज के बारे में भी इन पर क्वेश्चन पूछोगे तो इसको भी सॉल्व करके दे देगा गूगल जेमिनी। साथ ही साथ में चैट जीपीटी और इसमें कंपेयर करें ना तो चैट जीपीटी में क्या होता है? टेक्स्ट होता है, कोड होता है, उनको इनक्रिप्ट किया जाता है या उसकी रिलेटेड जानकारी दी जाती है। चैट जीपीटी वीडियो से रिलेटेड काम नहीं करता। अगर आप कोई भेजोगे, इस पर मेरे को वीडियो बना के भेजो, तो चैट जीपीटी में वो काम नहीं होता है। बट जैसे गूगल जेमिनी की बात करूँ तो वो टेक्स्ट है, कोड है, या फिर कोई वीडियो है, इमेज है, सब पे काम करता है। तो ये थोड़ा इसीलिए चैट जीपीटी से ज़्यादा एडवांस है। ठीक है, इन सब पे काम करता है। इसके 3 वर्जन है। एक नैनो, जिसका यूज़ कहाँ होगा? मोबाइल के लिए होता है, मोबाइल में नॉर्मली इसके यूज़ होगा, इतने एडवांस फीचर नहीं होंगे। फिर एक इसका प्रो वर्जन है जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ पीपल के लिए होगा इसका यूज़। इसमें कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, टाइप करके लिख सकते हो, मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, यूपीएससी तैयारी, मतलब कुछ भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो इसका आंसर देगा। फिर नेक्स्ट है अल्ट्रा जो वर्जन है। अब ये कुछ ही लोगों के, ज़्यादा एडवांस लोग होंगे, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर एडवांस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होंगी, तो वो सुपर कंप्यूटर, बड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ होगा। 3 वर्जन है और ये ऑलमोस्ट फ्री है। चैट जीपीटी फ्री नहीं है, बट इसको फ्री, अभी तो फ्री घोषित किया, बाद में देखो क्या होता है। और साथ ही साथ में चैट जीपीटी से कंपेयर करें तो ये काफ़ी फास्ट बनाया गया है। चैट जीपीटी थोड़ा स्लो है, उसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है। आप ज़्यादा कुछ लिख के भेजोगे ना तो उसे बनाने में प्रोसेस ज़्यादा लगता है, कुछ टाइम होता है, उसका आंसर भी नहीं मिलता प्रॉपर। और जानकारी है 2021 तक की सीमित है, बट इसकी जानकारी भी एडवांस है और ये फास्ट भी है, टाइम भी कम लगेगा और सेफ्टी भी ज़्यादा है। देखो जो एआई की बात करें तो उनके साइड इफेक्ट कितने हो रहे हैं। आपने अभी देखा, काफ़ी वीडियो वायरल हो रहे थे कि एआई के द्वारा डुप्लीकेट वीडियो बनाए जा रहे हैं, डुप्लीकेट वॉइस बनाई जा रही है मोदी जी के। आपने काफ़ी सॉन्ग सुने होंगे, ठीक है, मीम्स वगैरह में। तो ये सब चलता है, इनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है कि काफ़ी इसके नेगेटिव यूज़ हो रहे हैं। बट इस सेफ्टी भी गूगल जेमिनी में ज़्यादा दे रखी है। साथ ही साथ में ये बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करें तो आपको इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे भी लगते हैं, ये फ्री भी है। तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस है। तो ये पूरा आर्टिकल था गूगल जेमिनी के बारे में। अब जब आएगा तब पता चलेगा। अभी तक तो डेटा वर्जन में, अभी मतलब डेवलपर वर्जन में पूरा इसका तैयार नहीं किया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की COP28 मीटिंग में ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो है उसका डिस्कशन हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने इस स्कीम का वहाँ पर डिस्कशन किया था, इसीलिए ये न्यूज़ में। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसे लॉन्च किया गया था एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री द्वारा 2023 में बजट में द्वारा, मतलब बजट 2023 और 24 का जो बजट पास हुआ था उसमें इसे लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री द्वारा। इसकी बात करें तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा इस स्कीम को? तो इंडियन काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री है, वो इसे एडमिनिस्ट्रेट करने का काम करेगी। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशनल, ICFRE। इसके द्वारा इसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। क्या काम करेगा ये ग्रीन क्रेडिट देगा, जो कार्बन क्रेडिट होगा उसी की तरह ग्रीन क्रेडिट देने का काम करेगा। साथ ही साथ में प्लांटेशन है, वेटलैंड डिग्रेडेशन है, उनके लिए भी काम करेगा और इसके लिए क्रेडिट देने का भी काम करेगा। और वाटर कंजर्वेशन है, ठीक है, पेड़ लगाना है, एफोरेस्टेशन है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए ये मुख्य इसका फोकस रहेगा। इन सब चीज़ों पर इसका मुख्य फोकस रहेगा। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल होता क्या है, देखो आपने सुना होगा कार्बन क्रेडिट के बारे में। उसमें क्या होता है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब जो कंपनी है, पर्सन है कोई भी है, और बी है, ये कंपनी पर्सन कोई भी हो सकता है। अब देखो दोनों को बोला गया है कि आपको टारगेट पूरे करने हैं। भाई तेरे को भी होमवर्क करके आना है, तेरे को भी होमवर्क करना है। दोनों स्टूडेंट, दोनों को बोला तेरे को होमवर्क करके आना है। इसने कितने होमवर्क किए हैं? इसने सारे होमवर्क कर लिए, उसके अलावा भी कुछ एडवांस काम भी कर लिया है। ठीक है, आपको पढ़ने को बोला गया था कि भाई 1 to 10 तक
टेबल याद करनी, इसने 20 तक याद कर ली है, और इसने ओनली 0 1 भी नहीं करी याद। ये तो बैठा रहा भाई, आलस में बैठा रहा, इसने कुछ भी याद नहीं करा। अब दोनों स्कूल में गई, अब पनिशमेंट पड़ती बी को, बिकॉज कि इसको बोला गया था वो काम किया ही नहीं। कुछ भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो भाई, इसने काम बोला गया था कि आपको तेरे को याद करनी है, या जो भी काम दिया था उसने किया नहीं है, अब तो पनिशमेंट पड़ती। अब इससे बचने के लिए क्या करेगा, इससे वो बोलेगा ए को कि भाई तेरे पास तो एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, एक्स्ट्रा टेबल की जो भी काम करने को बोला था, होमवर्क करने को तूने एक्स्ट्रा कर लिया है, तो तू एक काम कर भाई, तूने जो एक्स्ट्रा किया ना वो मेरे को दे दे। जैसे तेरे को बोला था कि 1 से 10 तक टेबल याद करनी, या फिर 10 तक टेबल लिख के आना है, और तूने लिख दी 20 तक, तो ये एक्स्ट्रा है ना, मतलब 10 तक 2 बार लिख लिए। 1 से 10 तक टेबल लिखने को बोला था, तो इसने 1 से 10 तक टेबल 2 बार लिख लिए। ऐसे याद करने को बोला तो 20 तक की 10 तक का जरूरत था। वैसे आप दिमाग लगा सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा, कैसे भी समझ लो। 1 से 10 तक की टेबल याद करने को लिखने को बोला था, इसने 1 से 10 तक 2 बार लिख लिए। एक इसमें लिख ली, एक कॉपी में, एक दूसरी लिख ली। तो ये भी बोलेगा ए को कि भाई तूने जो एक्स्ट्रा लिखी ना वो तू मेरे को दे दे, बदले में मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। तो तेरा काम हो जाएगा, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, और मेरा काम हो जाएगा कि मेरे को टेबल मिल जाएगी, मेरा होमवर्क पूरा हो जाएगा, और तेरा हो जाएगा, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तो अपन दोनों का फायदा हो जाएगा। ये क्रेडिट में भी सेम होता है। कार्बन क्रेडिट में क्या होता है, सारे देशों को टारगेट दिया गया है कि आप अपना एमिशन कम करो। तो जैसे कि इंडिया ने अपना टारगेट पूरा कर लिया, इंडिया ने, और चाइना ने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है, तो चाइना इंडिया को बोलेगा यार इंडिया आपने जो टारगेट पूरा कर दिया ना, आप हमें थोड़ा जो आपका एक्स्ट्रा है वो हमें दे दो, हम बदले में आपको पैसे दे देंगे, तो अगर अपन दोनों का काम हो जाएगा। तो ये सारा होता है कार्बन क्रेडिट में। तो सेम किया जाएगा ग्रीन कार्बन क्रेडिट में। ग्रीन जो अभी स्कीम आई ना उसमें भी, अब देखो कार्बन क्रेडिट में ओनली कार्बन को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो मोदी जी ने बोला है कि यार अब कार्बन तक क्यों सीमित हो, इन्वायरमेंट तो किसी भी चीज़ से पॉल्यूटेड हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए तो कार्बन रेस्पॉन्सिबल, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल है। तो इन सारी चीज़ों को टारगेट किया जाए, ओनली कार्बन नहीं, और भी जो भी है, मिथेन है, और भी जो भी सारी चीज़ें आप फॉरेस्टेशन लगा रहे हो, मतलब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको रोक रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो कि पेड़ ज़्यादा लगाया जाए, वाटर को कंजर्व कर रहे हो, ये भी एक प्रकार का इन्वायरमेंट के लिए तो बेस्ट प्रैक्टिस है ना। तो ऐसी जो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी प्रैक्टिस अपनाई जा रही है वो बेस्ट है इन्वायरमेंट के लिए, और ऐसा जो भी काम किया जा रहा है वो ग्रीन क्रेडिट के तहत आएगा। तो अगर आप ग्रीन क्रेडिट के लिए कुछ भी काम कर रहे हो वो बेनिफिशियल है, और उसके लिए आपको ग्रीन क्रेडिट दिया जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से, मतलब व्यक्ति में तो फर्म है कोई भी है, वो ऐसा ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए अगर कुछ भी काम कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलेगा, और ये मिलेगा ग्रीन क्रेडिट के तहत। बाद में उसको पैसे दिए जाएंगे या इसके बदले में कुछ और दिया जा सकता है। इस प्रकार मोदी जी ने दिया था। तो ये पूरी स्कीम थी ग्रीन क्रेडिट के बारे में, मतलब क्रेडिट बेचे जाएंगे, जैसे कार्बन क्रेडिट में बेचे जाते हैं वैसे ग्रीन क्रेडिट में बेचे जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, तो देखो कंपनियां बहुत सारी है, अगर वो कंपनी को एक्सपांड करना है तो पेड़ पौधे वगैरह भी काटने पड़ते हैं, इनको कई सारे टारगेट पूरे करने पड़ते हैं, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंट को काफ़ी लॉस होता है। अब इनको एक एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिसे कहते हैं CSR फंड। अब कंपनी एक्ट 2013 में इनको बोला गया है कि कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल फंड के तहत इनको अपने जो 3 साल का एनुअल टर्नओवर होता है उसका 2% है वो खर्च करना पड़ेगा सोशल रेस्पॉन्सिबल, या फिर कंपनी का होता टारगेट होता है ना जिसे कहा जाता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल फंड है, उसकी तरह 2% यूज़ करना होगा। मतलब कंपनी का जो 3 साल का टारगेट है, 3 साल में जितना वो रेवेन्यू अर्न करती है उसका 2%, 3 साल में जितना रेवेन्यू अर्न किया उसका 2% उनको यूज़ करना पड़ेगा। कहाँ यूज़ करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल फंड में यूज़ करना पड़ेगा। जिसमें क्या क्या हो सकता है, वो स्कूल बना सकती है, कहीं इन्वायरमेंट के दे सकती है, फॉरेस्ट लगा सकती है, पेड़ पौधे लगवा सकते हैं, या फिर ऐसे कोई भी हॉस्पिटल बनवा सकती है। इस प्रकार से वो यूज़ कर सकती है। अब कंपनियों को कई बार क्या है, अपने टारगेट को अचीव करने में दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार ये सब चीज़ें कर नहीं पाते हैं। तो अब कंपनियां क्या करेगी, ग्रीन क्रेडिट खरीद लेगी। कोई और कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग है, या कोई व्यक्ति है, या कोई कंपनी है, या कोई भी संस्था है, वो इसी रिलेटेड काम कर रही है कि भाई ग्रीन क्रेडिट को बढ़ावा दे रही है, मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित काम कर रही है, तो उनको ग्रीन क्रेडिट मिलेंगे, और वो क्रेडिट को बेच देगी कंपनी को कि आपको CSR के तहत काम करना ही है। तो 2% का जो भी आपका खर्च है वो जो संस्था उसको दे देगी, और बदले में जो वो संस्था है वो उस कंपनी को अपना ग्रीन क्रेडिट बेच देगी, जिससे दोनों का फायदा हो जाएगा। तो इस कंपनियों के लिए भी फायदेमंद है। कंपनी का वो CSR फंड समझ में आ गया ना, कि कंपनी एक्ट 2013 में इनको ऐसे टारगेट दिया गया है कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। देखो आप इतना सारा पॉल्यूशन कर रहे हो तो आपकी कुछ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो इसे कॉर्पोरेट सोशली रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, CSR कहा जाता है। जिसमें इनका 3 साल का जो टर्नओवर होता है उसका एनुअल 3 साल का टर्नओवर उसका 2% है उनको खर्च करना पड़ता है।
फिर इसके साथ साथ ये कार्बन के भी देखो, कार्बन क्रेडिट में क्या होता है, ओनली कार्बन से सीमित है, ये कार्बन से भी ज़्यादा है। इसमें और भी फायदे होंगे, जैसे कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कौन कौन सी गोल है? SDG 12, SDG 12 है जो रेस्पॉन्सिबल और कंजर्वेशन के रिलेटेड है, ठीक है। SDG 13 जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। SDG 15 जो लाइफ ऑन लैंड के ऊपर है। तो 3 हमारे जो SDG गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12, 13, 15, 12, 13 और 15, इनको पूरा करने में भी हेल्प करेंगे। हमने जो SDG गोल ले रखे हैं उसमें अलग अलग काम करने होते हैं, उनको टारगेट को पूरा करना है। तो 12, 13, 15 उनको पूरा करने में ये जो ग्रीन क्रेडिट स्कीम है वो हेल्प कर देगी। तो ये पूरा जो आर्टिकल था वो ग्रीन क्रेडिट के बारे में था। और आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।